नमस्कार स्टूडेंट। आज हम शोध प्रविधि के उसी अध्याय का पहले अध्याय का अगले टॉपिक के अध्ययन करेंगे, जिसमें हम अध्ययन करेंगे शोध और अनुसंधान के प्रेरक तत्व। जब कोई भी व्यक्ति कोई सामान्य एक अध्ययन करता है, एक विद्यार्थी क्या करता है, शोध करता है किसी विषय पर, तो कौन कौन से ऐसे प्रेरक तत्व है जिसको लेकर वो क्या करता है, अध्ययन करता है कि ऐसी कौन सी उसके मन में उत्सुकता होती है जिसको लेकर वो क्या करता है, किसी विषय का जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है। ऐसे कौन कौन से कारण है जिसके आधार पर वो क्या करता है, नए विषयों का या नए चीज़ों का अध्ययन करना या जानकारी प्राप्त करने के बारे में वो सोचता है। तो मौलिक प्रश्न ये है कि अनुसंधान करता है, अनुसंधान कार्य के लिए क्यों प्रेरित होते हैं, ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ हैं जो अनुसंधान करने के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। इन प्रश्नों का उत्तर इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अनुसंधान का विषय अत्यंत कठोर है और नीरस है, क्योंकि इसमें से क्या है, प्रश्न इन प्रश्नों से उत्तर निकालना बहुत कठिन माना जाता है, क्योंकि आपको सामान्य नागरिकों के बीच कर जाकर या उनके समक्ष उपलब्ध जितनी भी समस्याएं हैं, उनके सामने जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं से आपको क्या करना है, नई चीज़ों को निकालना है। इसलिए एक कठोर और नीरस भी माना जाता है। इसके साथ ही अनुसंधान करने में अनुसंधानकर्ता को कठोर परिश्रम भी करना पड़ता है, और अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान करते समय अपने विचार एवं भावनाओं को भी तिलांजलि देना पड़ता है। कई बार क्या हो सकता है, अगर आप किसी नए जगह गए हैं और वहाँ पर आप सूचना अगर प्राप्त करना चाहते हैं, लोगों से मिलना जुलना चाहते हैं, मगर कई बार क्या होते हैं, लोग आपसे मिलना नहीं चाहते या आपके साथ विवाद की स्थिति, आप उनके साथ क्या करना प्रारंभ कर देते हैं, लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी के कारण से क्या होता है, कई बार विवाद की स्थिति पनप जाती है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपनी विचार या जो भावनाएं हैं उसको खत्म करना पड़ेगा, आपको न्यूट्रल रहना पड़ेगा, वो जो कह रहे हैं उसको सुनना पड़ेगा, तभी आप नए ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उसे नवीन ज्ञान प्राप्ति करने के लिए कुछ कांटों पे चलना पड़ते हैं, और इसी कारण से क्या है, और सामाजिक अनुसंधान की जो प्रेरक शक्ति हैं उसके संबंध में जानना होता है। अगर अगर शोध एवं अनुसंधान करता है कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण से कोई भी व्यक्ति अनुसंधान करने जाता है, तो उसमें सबसे पहला माना जाता है अज्ञात के प्रति जिज्ञासा। मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी है, और आदिकाल से उसमें ये प्रवृत्ति पाई जाती रही है। और इन्हीं प्रवृत्तियों के कारण क्या है, जो व्यक्ति हैं जिन चीज़ों के बारे में वो नहीं जानता अच्छे तरीके से, उनके मन में क्या होता है, जिज्ञासा बढ़ता जाता है कि मुझे इन चीज़ों के बारे में जानना चाहिए, कैसे जाना जा सकता है। इसी बात को लेकर क्या करते हैं, कई बार क्या होते हैं, जो मन में कोई बहुत सारी जो घटनाएं घट जाती हैं, उसके सामने अगर कोई भी घटना घट जाती है, उसके मन में मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। फिर उसके बाद वो सोचना प्रारंभ कर देता है कि ये जो घटना घटी है, क्यों घटी है, ऐसे कौन से कारण है इस घटना का घटने का। इसी प्रकार की जो जिज्ञासु प्रवृत्ति है, उसके कारण क्या है भी, व्यक्ति क्या अनुसंधान कार्य करना प्रारंभ कर देता है। या कहा जा सकता है कि आज वर्तमान समय में बहुत सारे जो कार्य हैं, इन्हीं जिज्ञासाओं के कारण क्या हुआ, जन्म हुआ है। उसके बाद आते हैं कार्य कारण एवं प्रभाव जानने के इच्छा के कारण। कहने का मतलब ये है कि समाज में अनेक प्रकार की जो घटनाएं, समस्याएं या प्रश्न उठता है कि ये घटनाएं क्यों घटी है, ऐसे कौन से नियम हैं जो घटनाओं को संचालित करने का कार्य करती है। समाज में जो अनेक प्रकार की सामाजिक समस्याएं हैं, इसमें मूल रूप से कौन कौन से कारक है, इन समस्याओं घटनाओं को पता कैसे लगाना चाहिए, इन सभी को जानने के लिए कई बार क्या होता है, उन घटना और समस्या की दोनों के मध्य क्या है, संबंध जानने के लिए कई बार नए क्या करना प्रारंभ कर देते हैं, अनुसंधान में नई चीज़ों की जानकारी प्राप्त करना प्रारंभ करते हैं। कहने का मतलब ये कि घटना और समस्याओं को दोनों का क्या है, संबंध जानने के लिए भी क्या माना जा सकता है। जैसे कि आज वर्तमान समय में विश्व के सभी देश के लोग क्या करते हैं, उनका मानना है कि विश्व के सभी देशों के लोग मानते हैं कि चीन ने अपनी आर्थिक अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए, उन्होंने अपने लैब में क्या किया था, चीन ने अपनी आर्थिक अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए चीन ने क्या किया था, लैब में अपनी कोरोना वायरस को जन्म दिया था। और ये स्पष्ट आज का शोध करने के बाद यह पता चलता है कि सही तरीके से अध्ययन करने के बाद आज पता चलता है कि अभी हाल फिलहाल के दिनों में जहाँ विश्व के सभी देश आर्थिक महामारी से, आर्थिक समस्या से जूझ रही है, वहीं चीन ने अपनी मिसाइल परीक्षण करना प्रारंभ कर दिया है। तो इससे साफ पता लगाया जा सकता है कि चीन ने इस बीमारी को अपनी लैब से निकालकर पूरे विश्व में बांटा, क्योंकि यह भी स्वीकार किया जा सकता है कि चीन की सिर्फ एक ही शहर जहाँ से इस बीमारी का जन्म हुआ है, वही एक राज्य इफेक्टेड, बाकी राज्य साफ है। तो कहने का मतलब ये कि कार्य करण या प्रभाव को जानने के लिए भी क्या किया जाता है, अनुसंधान कार्य किया जाता है। ये भी एक प्रेरणा देता है किसको, अनुसंधान को। उसके साथ साथ नई विधियों की खोज की इच्छा। सामाजिक अनुसंधान का तीसरा प्रेरक शब्द तो माना जाता है कि नई विधियों को खोज करना। प्रत्येक समाज में नित्य नई नई समस्या पैदा होती रहती है, और इन समस्याओं के अध्ययन के लिए अनुसंधान को नवीन विधियों को अपनानी पड़ती है, और नई विधियों की अनुसंधान करना को प्रदान करती है। कहने का मतलब ये कि जो रोज समाज में कुछ नई नई प्रकार की समस्या उत्पन्न होना प्रारंभ हो रहा है आजकल, अब उस समस्याओं को निपटने के लिए भी क्या है, हमें नई नई विधियाँ बनानी पड़ रही है, और ये नई नई विधियाँ ही क्या करती हैं,
नई नई चीज़ों को जानने के बारे में क्या करते हैं, हमें प्रेरित करने का काम करते हैं। उसके बाद आते हैं नवीन स्थितियों को प्रकट होना। अनुसंधानकर्ता का ये निरंतर यह प्रयास रहता है कि समाज को नई नई स्थितियों से अवगत कराते रहें, और अनुसंधानकर्ता प्रत्येक समस्या के मूल में जाना चाहता है। ऐसे करने से उसे नए नए तथ्य आंकड़े प्राप्त होते हैं, और ये तथ्य और आंकड़े उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं। और यही कारण है कि जो अनुसंधान करता है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से क्या करते हैं, नई चीज़ों को जानने में लग जाता है या उसे प्रेरणा मिलना प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद आते हैं प्राचीन विधियों की जांच। नवीन विधियों को खोज करना सामाजिक अनुसंधान की मौलिक विशेषता तो है, मगर उसके साथ साथ कभी कभी प्राचीन विधियाँ हैं उसका भी सत्यापन किसके द्वारा किया जाता है, अनुसंधान के द्वारा किया जाता है। ये भी एक प्रेरणा प्रदान करने वाला एक विषय है, क्योंकि हम क्या करते हैं, कई बार क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं, नए तरीके अपनाते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए। फिर हम ये देखना प्रारंभ करते हैं कि जो प्राचीन समय पहले जो तरीका अपनाया जाता था किसी कार्य को करने के लिए, वो आज वर्तमान समय में बेहतर है या नहीं है, उसको भी जांचने परखने का मौका मिलता है। ये भी प्रेरणा देता है क्या करने का, अनुसंधान करने का। इसके साथ साथ अप्रत्याशित स्थिति का प्रकट होना। कहने का मतलब ये है अनुसंधान करते समय कभी कभी ऐसा तथ्य भी प्राप्त हो जाता है जो अप्रत्याशित होता है। अप्रत्याशित का अर्थ कहने का मतलब है कि जिसकी आशा कभी नहीं किया गया हो, ऐसी चीज़ें भी क्या हो जाती है, निकल कर आ जाती है। तथा इन अप्रत्याशित कारणों के कारण अनुसंधानकर्ता में जागरूकता का विकास होना प्रारंभ हो जाता है, और फिर वो नए नए अनुसंधान करना प्रारंभ कर देता है। इस प्रकार सामाजिक अनुसंधान के अनेक तथ्यों एवं कारकों से प्रेरणा प्राप्त होती है, और इन प्रेरणाओं के कारण कोई न कोई उद्देश्य अलग आवश्यक रहता है। और संक्षेप में अगर कहें तो सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य मानव जीवन उसकी सुख सुविधाओं से संबंधित है, और प्रत्येक व्यक्ति से अधिक सुख और सुविधा प्राप्त करना चाहता है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सामाजिक अनुसंधान करता है। मगर जो सामाजिक अनुसंधान जो किया जाता है वो कौन कौन से ऐसे चरण है जिसके से होकर क्या किया जाता है, सामाजिक अनुसंधान प्राप्त किया जाता है। जो कोई भी व्यक्ति अगर सामाजिक अनुसंधान करते हैं तो कौन से ऐसे चरण है, स्तर है, या कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जिससे होकर सामाजिक अनुसंधान किया जाता है, या कौन कौन से तरीके हैं यह कहा जा सकता है। तो इसके संबंध में कुछ चरण बताए गए हैं जिसके संबंध में कहा गया है कि जिससे होकर क्या क्या है, सामाजिक अनुसंधान करता अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने का कार्य करता है। जिसमें सबसे पहला अगर देखें तो, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को अगर किसी कार्य को करना है, अनुसंधान करते समय किसी कार्य को करना है, तो हमेशा उसे किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए कि वो आने वाला समय किन किन चीज़ों को करेगा। तो उसके संबंध में सबसे पहला कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति को अनुसंधान करता है, अगर अनुसंधान कर रहा है, तो सबसे पहले सामाजिक अनुसंधान एक लंबी प्रक्रिया है, और लंबी प्रक्रिया की अनेक अवस्थाएं होती हैं, और इन्हीं अवस्थाओं को चरण के नाम से जाना जाता है। सामाजिक अनुसंधान के प्रमुख चरण कौन कौन से, इतना निश्चित है कि सामाजिक अनुसंधान सामाजिक जीवन की घटनाओं या व्यवस्थित अध्ययन है। यही कारण है कि सामाजिक अनुसंधान के वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, और सामाजिक अनुसंधान को वैज्ञानिक पद्धतियों और जिन चरणों के आधार पर संचालित किया जाता है वो कुछ इस तरीके से, जिसके आधार पर कोई भी व्यक्ति क्या करता है, अनुसंधान करता है। तो सबसे पहले सामाजिक अनुसंधान करने से पहले विषयों का चुनाव करना ये आवश्यक हो जाता है। जब तक आप सही विषय का चुनाव नहीं करेंगे तब तक आप निश्चित उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो सामाजिक अनुसंधान का पहला कदम या पहला चरण विषय का चुनाव करने से होता है। और सामाजिक अनुसंधान में जब कोई अनुसंधान करता किसी विषय का चुनाव करे तो उसे इस प्रश्नों पर आवश्यक ध्यान देना चाहिए कि अनुसंधान कार्य की दृष्टि से जो जिन विषयों का चुनाव किया गया है वो व्यवहारिक है या नहीं है, क्या चुने हुए विषय पर अनुसंधान कार्य किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। दूसरा आता है, इसमें इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, उपलब्ध विधियों एवं उपकरणों की सहायता से क्या उपयुक्त विषय का चयन किया है या नहीं किया है। कहने का मतलब ये है कि आप जिन विषय का चुनाव किए हैं उसको पूरा करने के लिए आपके पास संसाधन है या नहीं है। अगर आपके पास संसाधन नहीं है तो अपने उद्देश्यों को या अपने अध्ययन को पूरा नहीं किया जा सकता। उसके साथ साथ जिस क्षेत्र को चुनाव किया गया है अध्ययन करने के लिए, क्या उस संपूर्ण क्षेत्र का अध्ययन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इस पर भी ध्यान दिया जाता है। और जब इन सभी प्रश्नों का संतोषप्रद उत्तर प्राप्त होता है तभी हमें उपयुक्त करना चाहिए। विषय का चुनाव करते समय सामान्यतः महान अन्वेषक होने और अमर हो जाने के भ्रम में हम अथाह समुद्र जैसे विषय का चुनाव करके उसी प्रकार को उबरने का प्रयास उस पर चुनाव करते हैं या उसका अध्ययन करना प्रारंभ कर देते हैं। मगर बहुत सारे राजनीतिज्ञों का मानना है कि हमें क्या करना चाहिए, हमेशा क्या करना चाहिए, इन चीज़ों से बचना चाहिए। हमें हमेशा ऐसे विषयों का चुनाव करना चाहिए जिसके आधार पर अपना बेहतर तरीके से काम कर सके। और सामाजिक अनुसंधान के विषय के चुनाव के संबंध में आर्बर्न के ने कहा है कि अनुसंधान कार्य ऐसे विषय कदापि नहीं चुनना चाहिए जिसके संबंध में प्रामाणिक सिद्ध उपलब्ध न हो, और जो
जो कि पद्धति शास्त्र की दृष्टि से अत्यंत कठिन न हो। श्री यंग ने भी सामाजिक अनुसंधान के विषय चयन के बारे में अपने विचार लिखते हुए कहा है कि अनुसंधानकर्ता को लक्ष्यों रुचियां, अनुसंधान के लिए आवश्यक उपलब्ध समय का मात्रा, अध्ययन के विषय के निर्मित सैद्धांतिक मान्यताओं की जटिलता तथा अध्ययन के विषय के संबंध में पिछले अनुसंधान कार्य के आधार पर ही सीमित किया जाना चाहिए। अगर आपके पास इन सभी चीज़ें अगर नहीं है तो आपको कभी भी अनुसंधान कार्य नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं तो आप सही तरीके से उद्देश्य को प्राप्त नहीं करना चाहिए। उसके बाद आते हैं अनुसंधान के दूसरा चाहिए। तो पहला, अनुसंधान करने से पहले हमें किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए? पहला चरण आता है विषय को चुना। दूसरा चरण आता है अनुसंधान का साहित्यिक अध्ययन। अगर आप क्या कर रहे हैं, किसी भी विषय का अध्ययन करना चाह रहे हैं, अगर किसी भी विषय का नवीन ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? अनुसंधान साहित्य का अध्ययन करना होगा। सामाजिक अनुसंधान का दूसरा चरण अनुसंधान साहित्य का अध्ययन करना होता है। प्रारंभ में अनुसंधान कार्य अत्यंत ही स्पष्ट एवं जटिल प्रतीत होता है, मगर अनुसंधान साहित्य के अध्ययन से यह जटिलता और अस्पष्टता समाप्त हो जाती है। इसके साथ ही अनुसंधानकर्ता को यह बात की जानकारी होती है कि वह आवश्यक तथ्यों के तथा सामग्रियों का विश्वसनीयता का संकलन किन स्रोतों से कर सकता है। और अनुसंधान साहित्य का अध्ययन करने से अनुसंधानकर्ता को अन्य अनुसंधानकर्ताओं के विचारों, पद्धतियों, निष्कर्षों की जानकारी होती है। और इस संबंध में श्रीमती यंग का मानना है कि अध्ययन विषय के संबंध में एक अंतर्दृष्टि एवं सामान्य ज्ञान का प्राप्त करना। दूसरा, अनुसंधान कार्य में उपयोगी सिद्ध होने वाली पद्धतियों के प्रयोग के संबंध में। और तीसरा आता है प्राकल्पना, उपकल्पना का निर्माण करना। और एक ही अनुसंधान कार्य को फिर से दोहराने वाली गलती से बचना। यह विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जिसे दूसरे अनुसंधानकर्ताओं ने ध्यान नहीं दिया है, ध्यान देने के विषय में हमें सहायता मिल सकती है। उसके साथ साथ तीसरा जो चरण है अनुसंधान का, अनुसंधान इकाइयों को परिभाषा। कहने का मतलब ये है कि अनुसंधान से संबंध विभिन्न इकाइयों को परिभाषित करने के अनुसंधान करने का तीसरा चरण माना जाता है। यदि अनुसंधान प्रारंभ से इन इकाइयों को स्पष्ट नहीं जाना गया तो उसके अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। कहने का मतलब ये है कि आज वर्तमान में आपने क्या किया है, अगर आपने समाज की किसी विशिष्ट समस्या के बारे में अगर क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, समाज की विशिष्ट समस्या के बारे में अगर अध्ययन कर रहे हैं कि आज वर्तमान समय में जो अपराध बढ़ रहा है या जो समाज में समस्या उत्पन्न हो रही है, वो समस्या कौन कौन सी ऐसी समस्या है जिसके कारण से जब तक आप उन समस्याओं को स्पष्ट रूप से पता नहीं लगाओगे, इन समस्याओं के कारण क्या हो रहा है, समाज में बढ़ रही समस्याएं क्या बढ़ रही है, समस्याएं बढ़ रही है। इन चीज़ों के कारण समाज में जो घटना घट रही है, इन समस्याओं की घटना घट रही है। अगर उन चीज़ों को, इस इकाइयों को अगर स्पष्ट रूप से आप परिभाषित नहीं करेंगे, तब तक अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। ये अगला चरण। उसके बाद आता है क्षेत्र का निर्धारण। कहने का मतलब ये कि सामाजिक अनुसंधान का चौथा जो चरण है वो सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जाता है, क्षेत्र का निर्धारण। कहने का मतलब ये कि आप 3 क्षेत्रों में अध्ययन करेंगे, उसके लिए क्या निष्कर्ष प्राप्त हो सकते हैं, उसका सबसे महत्वपूर्ण। कहने का मतलब ये कि अगर किसी एक गांव का अगर आपको किसी विषय पर अगर किसी गांव का क्या करना है, अगर आपको दे दिया गया है कि आर्थिक अर्थव्यवस्था पर क्या करना है, आर्थिक अर्थव्यवस्था पर या जो ग्रामीण आर्थिक अर्थव्यवस्था है उस पर क्या करना है, आपको नई ज्ञान प्राप्त करना है, तो आपको क्या करना जरूरी है, एक बेहतर क्षेत्र का निर्धारण करना जरूरी है। जब तक आप बेहतर क्षेत्र का निर्धारण नहीं कर पाओगे तब तक आप बेहतर निष्कर्ष प्राप्त नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये कि सामान्य की क्षेत्र के निर्धारण में आवश्यक सतर्कता न केवल आवश्यक है अपितु अनिवार्य भी है। यदि अनुसंधान का क्षेत्र अस्पष्ट है तो उसमें जो निष्कर्ष प्राप्त होंगे वो भी अस्पष्ट ही प्राप्त होंगे। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, ना तो एकदम बड़ा क्षेत्र का चुनाव करना चाहिए, ना एकदम छोटा क्षेत्र का चुनाव करना चाहिए। जो अनुसंधान करता है उसे सही लग जाए, या आपको भारत में अगर जाति प्रथा पर अगर क्या करना है, अनुसंधान अगर करना है, तो उससे प्राप्त तथ्यों के कागजात इतने अधिक होंगे कि उसके बोझ से लदकर मानव जीवित शरीर क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएगी। इसलिए आपको क्या करना होगा, ऐसे विषय का चयन करना होगा, विषय चयन करते हुए समय या क्षेत्र का चयन समय जिससे आसानी से अपने उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। उसके बाद आते हैं परिकल्पना का निर्माण। परिकल्पना का निर्माण कहने का मतलब ये है कि परिकल्पना का निर्माण सामाजिक अनुसंधान का सबसे महत्वपूर्ण क्या माना जाता है, चरण माना जाता है। अनुसंधानकर्ता को अपने अनुसंधान के विषय से प्रारंभिक अनुभव के आधार पर एक कार्यकारी परिकल्पना का निर्माण कर लेना चाहिए। परिकल्पना का निर्माण कहने का मतलब ये है कि हम जिस विषय में क्या कर रहे हैं, अनुसंधान करना चाहते हैं, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो उससे पहले हमें क्या करना चाहिए कि हम वहाँ जिस क्षेत्र में अध्ययन करने जाना है, वहाँ हम जाने के बाद कौन कौन से कार्यों को पूरा करेंगे, उसके बारे में पहले से हमें क्या करना चाहिए, एक रूपरेखा अपने मन में तैयार कर लेना चाहिए। वहाँ जाने के बाद हमें किन किन विषयों पर कैसे काम करना है। अगर आपने अपने पूर्व अनुमान नहीं लगाया, किसी भी विषय को जानकारी प्राप्त करने से पहले क्या नहीं किया,
आपने पूर्व अनुमान नहीं लगाया और वहाँ पर जाकर क्या करते हैं, वहाँ पर जाकर अध्ययन करना प्रारंभ कर देते हैं, तो आपको समस्या उठाना पड़ सकता है। जैसे कि आपने नदी में गए हैं, अचानक उसी समय बाढ़ आ गया। अब अगर आपने सोचा नहीं है कि अगर बाढ़ आ जाए, अगर मैं नदी में जा रहा हूँ वर्तमान समय में और वहाँ पर बाढ़ आ जाए और मुझे क्या करना चाहिए, पहले आपने सोचा नहीं है, तो आप फंस सकते हैं, क्योंकि आप जान नहीं सकते कि धारा की प्रवाह कितनी तेज है और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मगर वही बात आप क्या करें, पहले से सोच लेते हैं कि मैं नदी में जाऊँगा, अगर कहीं बाढ़ आ जाता है, कहीं पानी का प्रभाव क्या बोलते हैं उसका प्रवाह बढ़ जाता है, तो मुझे वहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मुझे कौन कौन से संसाधन वहाँ पर रखना चाहिए, साधन रखना चाहिए। ये जब तक आप नहीं सोचोगे तब तक क्या नहीं कर सकते, अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। उसके बाद आते हैं कठिनाइयों का ज्ञान। परिकल्पना का निर्माण करने के पश्चात अनुसंधान करने वाले के पास यह आवश्यक हो जाता है कि वो भविष्यगत कठिनाई को बोध कर लें। अनुसंधान करते को इस तरह से पूरी तरह से अवगत होना चाहिए कि अनुसंधान कार्य को संपादित करने में कठिनाइयों का सामना पड़ेगा। इससे आशय की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए कि क्षेत्र कार्य, फील्ड वर्क और साक्षात्कार में कोई कठिनाइयाँ आएगी। इन सभी कठिनाइयों को बोध होने की स्थिति में अध्ययनकर्ता के लिए कठिनाइयों को पार पाना कठिन हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि हम अगर परिकल्पना भी हमने कर ली है कि वहाँ पर जाकर मैंने ये इस प्रकार से कार्य को करूँगा, ऐसे करूँगा, पहले से मैंने सोच लिया है, मगर उससे पहले क्या करना चाहिए, एक इंसान को, अनुसंधानकर्ता को जब किसी क्षेत्र में फील्ड वर्क में अगर जाता है, तो वहाँ पर जो उत्पन्न होने वाली जो कठिनाइयाँ है, जैसे कि आज आप सामान्य देखेंगे कि आज वर्तमान समय में क्या होता है, कोई भी व्यक्ति क्या करता है, किसी विषय को लेकर किसी गांव में अगर जाता है, तो हमेशा माना जाता है कि सरकार द्वारा भेजा गया है, ये राशन कार्ड काटेगा। क्योंकि आप कोई भी सामान्य व्यक्ति क्या करता है, सामान्य अगर विद्यार्थी भी अध्ययन करने जाता है तो सामान्य पूछता है कितने लोग हो, कौन कौन सी सुविधाएं हैं, कौन कौन सी सुविधाएं नहीं है, घर में कौन कौन क्या क्या चीज़ें उपलब्ध है, किसको नौकरी है नहीं है। तो सामान्य नागरिक क्या करते हैं, गाँव में रहने वाले जो लोग हैं वो ज़्यादातर सोचते हैं कि ये सरकार द्वारा भेजी गई व्यक्ति इकाई है और अगर इसको सही सही जानकारी प्रदान कर दी जाएगी तो राशन कार्ड या जो सरकारी सुविधाएं मिलती है वो सुविधाएं नहीं मिल पाएगी। इसके कारण से कई बार क्या होती हैं, सही जानकारी नहीं मिल पाती और कई बार जातीय अन्य प्रकार की जो सूचनाएं एकत्रित करते समय कई बार क्या होते हैं, जो वहाँ पर रहने वाले जो लोग उग्र हो जाते हैं, तो उसको भी क्या करना चाहिए, ध्यान में रखकर हमें क्या करना चाहिए, फील्ड वर्क में जाते समय इन सभी समस्याओं को हमें जानकारी होना चाहिए कि हमें ज्ञान एकत्रित करते समय किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। उसके साथ साथ अगला चरण आता है ज्ञान हमें अनुसंधान करते समय पद्धतियों का चुनाव कहने का मतलब ये कि सामाजिक अनुसंधान का सबसे महत्वपूर्ण चरण है पद्धतियों का चुनाव। इस संदर्भ में कुछ बातें बताई गई जिसमें ये कहा गया है कि विषय की प्रकृति के अनुसार से हमें क्या करना चाहिए, विधियों का चुनाव करना चाहिए। दूसरा आता है इसमें पद्धतियों का चुनाव कहने का मतलब ये है कि हम जो सामाजिक अनुसंधान है वो किस पद्धति के माध्यम से करेंगे। किस पद्धति के माध्यम से कहने का मतलब ये है, किस पद्धति के माध्यम से कहने का मतलब ये कि जैसे अवलोकन है, प्रश्नावली है, अनुसूची है या अन्य जो तरीके हैं अध्ययन करने के, क्या उसके माध्यम से करना चाहिए या किस तरीके से करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, अगर हम किसी भी विषय पर अगर क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, पद्धतियों के चुनाव करते समय कुछ चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। विषय की प्रकृति के अनुसार से अध्ययन के विषयों का चुनाव करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं पर अगर लड़ाई झगड़ा हो गया, सामाजिक लड़ाई हो गया है, तो वहाँ पर अनुसूची और प्रश्नावली के माध्यम से आप क्या नहीं कर सकते, तथ्य आंकड़े एकत्रित नहीं कर सकते। वहाँ पर क्या कर सकते हैं, आपको साक्षात्कार, ये या तो साक्षात्कार या अवलोकन में दो प्रकार के हो सकते हैं, तो सहभागी या असहभागी। आप तो दूर रहकर देख कर पता लगा सकते हैं या इसमें मध्य जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है किस तरीके से, कौन से ऐसे कारण है, या असहभागी, सहभागी होकर या असहभागी, दूर रहकर या पास रहकर या उस लोगों के बीच में रहकर क्या कर सकते हैं, वो जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, पद्धति को चुनाव करते समय विषय की प्रकृति के अनुसार से ही क्या किया जाना चाहिए, विधियों का चुनाव किया जाना चाहिए। पद्धति का चुनाव करते समय अत्यंत ही सावधानी से काम लेना चाहिए। अगर आप किसी पद्धति को चुनाव कर रहे हैं तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि आप जिस पद्धति का चुनाव कर रहे हैं वो इस अध्ययन या इस विषय क्षेत्र में अध्ययन करने के लिए सही होगा या नहीं होगा। अगर वो गलत हो जाता है तो आपकी जो समय लगा है, जो पैसा लगा है, आपने जो अध्ययन किया है, वो सब खराब हो जाएगा। इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए, अगर किसी भी पद्धति का चुनाव कर रहे हैं तो हमेशा क्या किया जाना चाहिए, आपको ध्यान देना चाहिए कि आपके द्वारा जो लिया गया पद्धति चुना हुआ पद्धति है सही होगा या नहीं होगा। उसके साथ साथ पद्धति का चुनाव करते हुए आकर्षित प्रकृति की ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कहने का मतलब है कि आप ऐसे पद्धति का चुनाव करें जो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित करे आपकी ओर, ज़्यादा से ज़्यादा सूचना प्रदान करने में
मदद करे या सहयोग प्रदान करे, ऐसे पद्धति का चुनाव करना चाहिए। उसके साथ साथ पद्धतियों को परीक्षण करके उसकी उपयोगिता के अनुसार से उसका चयन करें। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, किसी क्षेत्र में अगर अध्ययन करने जा रहे हैं और पद्धति उपयोग कर रहे हैं तो सबसे पहले एक छोटे स्तर पर या कम लोगों में और कम जगहों पर उसका क्या कर लेना चाहिए, पहले परीक्षण कर लेना चाहिए। ये पद्धति मुझे सही ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होगी या नहीं होगी, उसका भी क्या कर लेना चाहिए, सही तरीके से अनुमान लगा लेना चाहिए या उसका उपयोग कर लेना चाहिए, तभी आप अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं अगला जो चरण है सामाजिक अनुसंधान का, वो समग्र स्रोतों का अनुमान लगाना। कहने का मतलब ये कि जब कोई भी व्यक्ति क्या करता है अनुसंधान करने के लिए किसी भी क्षेत्र में जाता है तो उसे सबसे पहले यह अनुमान लगा लेना चाहिए कि मैं इन क्षेत्रों पे अगर क्या करने जाऊँगा, अनुसंधान करने जाऊँगा या ज्ञान प्राप्त करने या लोगों की जानकारी प्राप्त करने जाऊँगा, तो मुझे लोग कितनी मात्रा में अपनी जानकारी प्राप्त दे या जानकारी दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। अगर आप किसी क्षेत्र विशेष क्षेत्र में अगर जाते हैं, वहाँ के लोग अगर क्या नहीं करते, जानकारी आपको प्रदान नहीं करते हैं, तो आपकी जो अनुसंधान है वो खराब हो जाएगी। इसलिए स्पष्ट रूप से जितने भी अनुसंधान करता है उन सभी व्यक्तियों को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जिन क्षेत्रों में अनुसंधान करने जा रहे हैं वहाँ पर हमें कितनी मात्रा में अनुमान क्या मिल सकते हैं, हमें समग्र या जानकारी या आंकड़े मिल सकते हैं या सही मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं। इसके संबंध में क्या हो करना चाहिए, हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके साथ साथ पूर्व अध्ययन और पूर्व परीक्षण। पूर्व अध्ययन और पूर्व परीक्षण करने का मतलब ये है कि अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान कार्य से आगे किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इसके लिए 2 प्रकार के कार्यों को प्रयोग में लाना चाहिए। सबसे पहले क्या है कि प्रयोग के तौर पर पूर्व अध्ययन करना तथा अपने अध्ययन का परीक्षण करना। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि क्या होता है, हम जैसे कि नया पेन लेते हैं, तो नया पेन लेते हैं तो पेपर से पहले हम क्या करते हैं, कागज पर चला कर देखते हैं पेन सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है, इससे राइटिंग बनेगी या नहीं राइटिंग बनेगी। तो उसी प्रकार अनुसंधानकर्ता को क्या करना चाहिए, वो जो भी कार्य करने वाली है, जो भी तरीका अपनाने वाले हैं अनुसंधान से पहले, अनुसंधान में उन सभी पर अनुसंधान को करने से पहले क्या कर लेना चाहिए, हमें सबसे पहले ट्राई कर लेना चाहिए, प्रयोग करके देख लेना चाहिए कि हम वहाँ पर जाकर इससे सही तरीके से अध्ययन कर सकते हैं या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते। नहीं तो क्या हो जाएगा, आप जब अनुसंधान करते हैं फील्ड वर्क में जब जाओगे और पूर्ण रूप से क्या नहीं करोगे, पहले उसे परीक्षण नहीं किया रहोगे तो आप क्या नहीं कर सकते, उसे दोबारा सुधारा नहीं जा सकते फील्ड वर्क में। अगर फील्ड वर्क में उसको सुधारने में लग जाओगे तो आपके समय और पैसे दोनों की यह खराब होना प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद अगला जो चरण आता है समय व्यय का अनुमान। एक अनुसंधानकर्ता को हमेशा क्या करना चाहिए, हमेशा यह इस बात को ध्यान देना चाहिए जिन जिन विषय पर अध्ययन कर रहे हैं उसमें कितना पैसा लगेगा, कितना समय लगेगा और कितना लगाना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति अनुसंधान करते समय ज़्यादा समय लगाता है और ज़्यादा पैसा लगाता है तो उस अनुसंधान का या उस ज्ञान प्राप्त करने का जो कारण तरीका है उसका वो व्यर्थ हो जाता है, फिर उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। अगर आपने क्या किया, किसी भी विषय में अगर समय और व्यय पैसा खर्च कर रहे हैं तो उसको सभी अनुमान होना जरूरी है। अगर अनुमान आपका सही नहीं है और ज़्यादा ज़्यादा बेहतर तरीके से आपने उसका लिए क्या नहीं किए हैं, रूपरेखा तैयार नहीं किए हैं, तो आपका जो अनुसंधान है वो खराब हो जाते हैं। तो माना जाता है कि पोर्टर ने इसके संबंध में व्यय और व्यय के संबंध में उन्होंने विचार देने की कोशिश की, हमेशा एक अनुसंधानकर्ता को क्या क्या करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले उन्होंने बताया है कि अनुसंधान की योजना बनाने, अनुसूची और प्रश्नवाली और निर्देशों को इत्यादि को प्रपत्रों का मुद्रण, अध्ययन के क्षेत्र की जांच, समंकों का संकलन, अनुसूचियों का संपादन तथा वर्गीकरण, सारणियान, समंक विश्लेषण आदि तैयार करना। इन मदों का सामान्यतः खर्च बराबर होना चाहिए, परंतु आवश्यकता अनुसार से इसे घटाया और बढ़ाया जा सकता है। कहने का मतलब ये कि हमेशा एक अनुसंधानकर्ता को क्या करना चाहिए, एक अनुसंधान के जो खर्च है उस पर ध्यान देना चाहिए या उसके समय, नहीं तो क्या हो सकता है, आपकी जो अध्ययन है वो खराब हो सकती है। उसके बाद आते हैं तथ्यों का संकलन। उसके बाद आते हैं कार्यकर्ताओं का चुनाव और परीक्षण। उसके बाद आता है अगर कोई भी अनुसंधान करता है अपने कार्य को तो अकेला नहीं कर सकता। अगला चरण आता है कार्यकर्ताओं का चुनाव और परीक्षण। तो अनुसंधान कार्य को करने में माना जाता है एक या एक से अधिक व्यक्ति लगता है। कहने का मतलब एक अनुसंधान करता अपने उद्देश्यों को अकेला प्राप्त नहीं कर सकता है, उसे क्या पड़ता है, अपने सहयोगियों की आवश्यकता पड़ती। तो हमेशा एक अनुसंधानकर्ता को ऐसे व्यक्तियों को अपनी सहयोग करने के लिए चुनाव करना चाहिए जो व्यक्ति उन विषयों पर पहले से क्या है जानकारी, थोड़ा बहुत जानकारी रखता हो। तभी आपको क्या हो सकता है, सही एवं सही एवं सही एवं करेक्ट जानकारी मिल सकती है। तथा वो अगर वो ऐसी व्यक्ति को चुनाव करेंगे हम जो इसके योग्य एवं काबिल हो, तो वो लगनशील और अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। नहीं तो क्या है, जिन व्यक्तियों को इसके बारे में जानकारी ना हो तो सही जानकारी कलेक्ट नहीं कर पाएगी, जिससे आपका जो अनुसंधान है वो खराब हो सकता है। उसके बाद आता है अगला जो इसका चरण होता है तथ्यों का संकलन। अनुसंधान कार्य अनुसंधान अनुसंधान कार्य की यथार्थ की शुरुआत तथ्यों की
संकलन से प्रारंभ होती है और तथ्यों के संकलन करते समय तटस्थता का होना जरूरी है। कहने का मतलब यह, आप किसी प्रकार का अगर जानकारी एकत्रित कर रहे हैं किसी भी जगह से, फील्ड वर्क से, तो आपको क्या करना होगा, तथ्यों का संकलन करते समय आपको सबसे ज़्यादा क्या सतर्क रहना जरूरी है कि आप जो जानकारी एकत्रित कर रहे हैं वो किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिए, बल्कि तथास्थ रूप में दोनों किसी का उसमें परेशानी उत्पन्न ना हो, इस प्रकार की जानकारी उत्पन्न क्या करना चाहिए, आपको जानकारी एकत्रित करना चाहिए। उसके साथ साथ तथ्यों का वर्गीकरण, एक अनुसंधानकर्ता को हमेशा क्या करना चाहिए, जो भी जानकारी उसको प्राप्त हो रहा है उन सभी जानकारियों को क्या करके वर्गीकरण करके या अलग अलग करके क्या करना चाहिए, विभाजित करके उसका अध्ययन करना चाहिए, तभी उसे आसानी से उसे अध्ययन किया जा सकता है। कहने का मतलब ये कि अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र में आप अध्ययन करने गए हैं, तो अगर वहाँ पर अगर आपको सही तरीके से अध्ययन करना है तो आपको क्या करना होगा, वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उसके जो काम करने के जो तरीके हैं, जैसे कि आप किसी एक घर की आपको क्या नहीं, अगर कमाई यानी अगर आर्थिक अर्थव्यवस्था को जानना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, उसकी सही आंकड़ा लगाना है, घर की कमाई कितनी होती है, तो उसमें घर में रहने वाले लोग, पुरुष कितना कमाता है, महिला कितना कमाता है, घर में किसकी भागीदारी ज़्यादा है, किसकी भागीदारी कम है, इन सभी चीज़ों को क्या करना होगा, अलग अलग अध्ययन करना होगा, तभी आप क्या कर सकते हैं, वार्षिक अध्ययन कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने क्या कर दिया, किसी एक पुरुष को क्या कर दिया, अध्ययन अपने कर दिए, पुरुष को कर दिया कि वो 50,000 कमाता है, तो सीधा सीधा आपने 50 × 12 कर दिया, 50,000 महीना कमाते हैं, तो उससे क्या हो गया, 6 लाख कमाई हो गया, जबकि घर के अन्य लोग क्या नहीं करते, कमाई नहीं करते। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर क्या करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद आते हैं सामान्यीकरण, तो वर्गीकरण तथ्यों या विश्लेषण किया जाता है, इस विश्लेषण की सहायता से सामान्य नियमों का प्रतिपादन किया जाता है, इससे उपकल्पना की परीक्षा होती है और वह सामाजिक अनुसंधान का अंतिम चरण है, और सामान्यीकरण को ही प्रतिवेदन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कहने का मतलब है कि जितने भी चरण के माध्यम से हमने सबसे पहले क्या किया, विषय का चुनाव किया कि हमें किन विषयों पर अध्ययन किया जाना चाहिए, उसके बाद इसको चुनाव करने के बाद क्या करना चाहिए, हमें जानकारी प्राप्त करनी चाहिए हम किस तरीके से अध्ययन कर सकते हैं, अनुसंधान की इकाइयों की, जिन इकाइयों का हम जिन विषयों का चयन कर रहे हैं अध्ययन करने के लिए, उसको सही सही अर्थ हमें जान लेना चाहिए। तीसरा हमने क्षेत्र निर्धारण, हम किसी विषय का अगर चयन किए हैं, उसके अध्ययन भी किए हैं, इकाइयों को परिभाषित किए हैं, तो हमें क्षेत्रों का चुनाव भी करना चाहिए, निर्धारण करना चाहिए हम किस चीज़ का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो बहुत बड़ी है, तो हम पूरी दुनिया का अध्ययन नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एक निश्चित क्षेत्र का चुनाव करना चाहिए, जिससे हमें क्या कर सकते हैं, आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। परिकल्पना का निर्माण करना चाहिए, क्षेत्र का निर्माण तो कर लिया हमने, तो हमें वहाँ जाने से पहले, क्षेत्र में जाने से पहले हमें पहले से ये सोच लेना चाहिए कि मैं वहाँ पर जाकर क्या कौन कौन से कार्य को करूँगा। ये उसके बाद आते हैं कठिनाइयों का ज्ञान। कहने का मतलब ये है कि हमें पहले से ये जान लेना चाहिए कि अनुसंधान कार्य करना एक आसान काम नहीं है, ये हमेशा कठिनाई देगी, तो इसके लिए हमेशा से क्या करना चाहिए, हमें सतर्क रहना चाहिए कि हम वहाँ पर जाकर किस तरीके से काम लेंगे। उसके बाद पद्धतियों को चुनाव करना चाहिए कि कौन से ऐसे पद्धति जिसके माध्यम से हमें आसानी से ज्ञान प्राप्त हो सकता है। उसके बाद समंकों का, स्रोतों का अनुमान कि हमें कौन कौन से ऐसे तरीके जिसके माध्यम से लोगों से ज़्यादा एक आंकड़ा एकत्रित कर सकते हैं, इन तरीकों को भी क्या करना चाहिए, अनुमान लगाना चाहिए। उसके बाद है पूर्व अध्ययन और पूर्व परीक्षण, हम किसी भी जगह अगर जाते हैं अध्ययन करने, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, पहले से जिन यंत्रों का हम उपयोग करने वाले हैं वहाँ पर, जिन यंत्रों को, जिन साधनों को, उसका पहले से उपयोग या परीक्षण कर लेना चाहिए, कहीं वहाँ पर जाकर हमें किसी प्रकार की समस्या तो नहीं पैदा करेगी। उसके बाद आता है समय और व्यय का अनुमान। कहने का मतलब एक अनुसंधानकर्ता को हमेशा पैसा और समय दोनों को ध्यान देना जरूरी है। अगर पैसा और समय ज़्यादा लग गया तो आपका जो अनुसंधान या जो अध्ययन है वो व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए आपको निश्चित समय और निश्चित व्यय भी होना चाहिए, ताकि वो आपके जो अध्ययन है उसको सही बना सकें। उसके बाद है कार्यकर्ताओं को चुनाव में परीक्षण। कोई भी व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, अकेले क्या नहीं कर सकता, अध्ययन नहीं कर सकता, इसलिए क्या करना चाहिए, अपनी अगर कार्यकर्ता ले रहे हैं अपने अध्ययन कार्य को पूरा करने के लिए, तो उसके क्या कर देना चाहिए, सभी जितनी भी सावधानियां, समस्याएं, उन सभी से अवगत करा देना चाहिए। उसके बाद तथ्यों का संकलन, आप कहीं पर जा रहे हैं तो सही तरीके से, ईमानदारी से तथ्य संकलित करें, तभी आप क्या कर सकते हैं, अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। तथ्यों को वर्गीकरण, जितने अपने तथ्य संकलित किए हैं उन सभी का क्या करना चाहिए, अलग अलग करके, अलग अलग श्रेणी में विभाजित करके क्या करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद आते हैं सामान्यीकरण, वर्गीकृत जितने भी तथ्य हैं विश्लेषण किया गया, उन सभी को सामान्य नियमों के आधार पर अध्ययन किया जाना चाहिए। ये तो हो गया शोध प्रविधि के स्तर, चरण। उसके बाद हम अगले क्लास में पढ़ेंगे शोध या अनुसंधान के महत्व। ऐसे आज वर्तमान समय में शोध या अनुसंधान का क्या महत्व है।